जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। चलो 5 बजे छुट्टी कर देंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, ब्रेक नहीं किया तो बाकी लोग ब्रेक हो जाएंगे। ईद की भी छुट्टी दे दूं? क्या ईद और वाल्मीकि जयंती की भी छुट्टी दे देता हूं। यस, यूनिट कॉस्टिंग। वैसे तो यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैंने कहा था कि आज की क्लास एक रिविजनरी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, और इस बीच आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा भी होगा। चलिए बैठिए बैठिए, इस बीच आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा भी होगा। ओके, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 16। रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 16। मेरे ख्याल से आपने इसको जब अटेम्प्ट किया होगा तो इसके फर्स्ट पॉइंट में दिक्कत नहीं आई होगी, हो सकता है सेकंड पॉइंट में प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन हम डायरेक्टली सेकंड पॉइंट पर आ नहीं सकते ना, फर्स्ट पॉइंट हमको पहले पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ओके, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज ऑन पेज नंबर 1.14। इसके बाद फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। एन आर्टिकल पासेस थ्रू 3 सक्सेसिव ऑपरेशंस फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टेज। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्शन रिकॉर्ड फॉर ए पर्टिकुलर मंथ। ओके, ऑपरेशन नंबर 1 2 3, नंबर ऑफ पीसेस इनपुट, number of pieces rejected, number of pieces output. Number 1, determine the input required to be introduced in the first operation in number of pieces in order to obtain finished output of 100 pieces after the last operation. Second point हम बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट रिक्वायरमेंट को डील कर लेते हैं, और वैसे ही कॉलम्स बनाइएगा जैसे वो पिछले क्वेश्चन में पिछली क्लास में हम बना रहे थे। ऑपरेशन, आउटपुट, रिजेक्शन, और लास्ट में इनपुट। और ये कैलकुलेशन रिवर्स ऑर्डर में होगी। पहले ऑपरेशन नंबर 3 लिखा जाएगा, फिर ऑपरेशन नंबर 2, फिर ऑपरेशन नंबर 1। हां जी, तो आप ये कहते हैं कि लास्ट ऑपरेशन का आउटपुट होना चाहिए 100 पीसेस। एक बार फिर से, लास्ट ऑपरेशन का आउटपुट होना चाहिए 100 पीसेस। चलिए चलिए, ऑपरेशन नंबर 3 का आउटपुट लिखिए 100 पीसेस। आपको यह बताना है कि फर्स्ट ऑपरेशन में इनपुट कितना होना चाहिए, तो हम सिस्टम जानते हैं, यहां से हम यहां आएंगे, फिर इस तरीके से कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी। एक वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट की हेडिंग क्या होनी चाहिए? रिजेक्शन एज परसेंटेज ऑफ आउटपुट। आपने लिखा रिजेक्शन एज परसेंटेज ऑफ आउटपुट। इसमें ऑपरेशन 3, ऑपरेशन 3 रिजेक्शन है 8000 यूनिट, आउटपुट है 40000 यूनिट।
तो ये बताइए रिजेक्शन आउटपुट का कितना परसेंटेज हो गया? 20%। 20%। हां, तो रिजेक्शन होना चाहिए 20% ऑफ 100 पीसेस। कितना हो गया? 20 पीसेस। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन में इनपुट होना चाहिए 120 पीसेस। इससे आप ऑपरेशन नंबर 2 का आउटपुट डिक्लेयर करेंगे 120 पीसेस। आइए ऑपरेशन नंबर 2 में रिजेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। रिजेक्शन है 6000 यूनिट, अगर आउटपुट है 60000 यूनिट। तो रिजेक्शन आउटपुट का कितना परसेंटेज हो गया? 10%। रिजेक्शन आउटपुट का 10% हो गया ना। 10% ऑफ 120 पीसेस यानी 12 पीसेस, दोनों का टोटल 132 पीसेस। इससे हम ऑपरेशन नंबर 1 का आउटपुट डिक्लेयर करेंगे। ऑपरेशन नंबर 1। अब ऑपरेशन नंबर 1 में रिजेक्शन का परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। रिजेक्शन है 20,000 पीस, अगर आउटपुट है 40,000 पीस। दिस इज 50%। तो रिजेक्शन हो गया आउटपुट का 50%। ओके, 50% ऑफ 132 पीसेस 66 और इनपुट 198 पीसेस। तो हमने सवाल का जवाब दे दिया। अगर आपको कहानी खत्म करनी है 100 पीसेस पर, तो आपको कहानी शुरू करनी पड़ेगी 198 पीसेस से। ठीक है ना? शायद क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था ना। एक बार फिर से पढ़ लें। Determine the input required to be introduced in the first operation in number of pieces in order to obtain finished output of 100 pieces after the last operation। चलिए, ये क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट को हमने डील करा। अब आप आइएगा क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पर। ओके, क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट देखें। हाँ जी। Calculate cost of raw material required to produce one piece of finished product given the following information। Information क्या है? Weight of finished piece is 0.1 kg। 0.1 kg। देखिए, 198 से शुरुआत करो तो खत्म कहां होता है? 100 पर। क्वेश्चन कहता है हम एक पीस बनाना चाहते हैं, यानी हम एक यूनिट बनाना चाहते हैं। जो हम यूनिट बनाना चाहते हैं उसका वजन है 0.1 kg। एक पीस का वेट है 0.1 kg। मेरे ख्याल से हम इसको 100 ग्राम भी कह सकते हैं। क्या ये बात आप जानते हैं? मेरे ख्याल से सही ना। 0.1 kg यानी 100 ग्राम। जो आउटपुट बनता है उसका वजन है 100 ग्राम, 0.1 kg। तो ये बताइए, इसे बनाने के लिए शुरुआत कहां से करी जाए? 0.198 kg। अगर मैं इनपुट खरीदता हूं 0.198 kg और इससे शुरुआत करता हूं तो लॉस होता जाएगा और 0.198 kg का आखिर में क्या रह जाएगा? 0.1 kg। क्या ये बात मेरी आप समझ रहे? 198 से शुरुआत करो तो 100 पर पहुंचते हो। मैं 100 पर नहीं
0.1 पर पहुंचना चाहता हूं तो मैं शुरुआत किससे करूं? 0.198 kg। ओके। अच्छा, 1 किलो मटेरियल अगर 20 रुपए का आता है तो बताइए मैं 0.198 kg कितने में खरीदूंगा? 3.96 में। 3.96 खर्च करके मुझे मिलेगा 0.198 kg। इसकी मदद से मैं 0.1 kg बनाऊंगा जिसे मैं कस्टमर को बेचूंगा, और कस्टमर को बेचते हुए मटेरियल कॉस्ट कितना मांगूंगा? जवाब है 3.96। 3.96 क्या? फिर से समझिए, इनपुट पर किया गया खर्चा, और 0.10 क्या है? आउटपुट। तो आउटपुट बेचिए और इनपुट पर करे गए खर्चे को कस्टमर से मांगिए। क्या ये बात सही है? आइए सेकंड पॉइंट का आंसर लिखें। लिखेगा, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट, it has been established that input of 198 pieces, input of 198 pieces produces output of 100 pieces। यह बात साबित करी जा चुकी है ना कि इनपुट 198 पीसेस हो तो आउटपुट 100 पीसेस बनकर आता है। हेंस in order to produce output of 0.1 kg, in order to produce output of 0.1 kg, comma, input of 0.198 kg, input of 0.198 kg is required to be introduced. Input of 0.198 kg is required to be introduced, which is to be purchased, for rupees, which is to be purchased for rupees 3.96। 3.96 के ब्रैकेट में लिखेगा 0.198 मल्टीप्लाइड विद 20। ठीक है ना? Therefore material cost of rupees 3.96, material cost of rupees 3.96 is to be recovered from the customer. Material cost of rupees 3.96 is to be recovered from the customer by selling one piece having weight, वजन, having weight of 0.1 kg। तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने कहा ही था इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और मेन क्लास शुरू करने का टाइम भी हो गया। चलिए फिर शुरू करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। और आज की क्लास में फायदे वाली बात यह कि हमारे पास काफी टाइम है। इसके थ्योरेटिकल नोट में हमको 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। फिर उसके बाद अगर हम 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आज की क्लास जब कंप्लीट होगी तो हमें लगेगा कि हाँ, कि हमें चैप्टर काफी हद तक समझ में आया है। छोटी क्लास में यह होता है कि
खाली थ्योरेटिकल नोट के बाद अगर क्लास खत्म हो जाए तो फिर बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ना हो थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी कहां समझ में आते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। हेडिंग डालेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अच्छा, ये मैं ये भी बता दूं कि रिकॉन्सिलिएशन में अभी हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। रिकॉन्सिलिएशन में अभी हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये मत सोचिएगा कि वो मैंने नहीं आपको करवा के दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितने मेन क्वेश्चन हैं मुझे सारे ही करवा के देने, और बड़े सारे रिविजरी क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूं। मैं उनके लिए प्रॉपर टाइम का इंतजार कर रहा हूं, सही वक्त आएगा तो वो क्वेश्चन भी हम करें। तो वो आप अपने आप मत कर लेना, है ना। आप ना सिर्फ रिविजनरी क्वेश्चन करो अपने आप, मेन क्वेश्चन अपने आप मत करा करो। चलिए शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स, और उसमें लिखिएगा नंबर 1। हाँ जी, पंद्रह मिनट पहले क्लास शुरू करने का फायदा असल में यही होता है कि जब क्लास का शेड्यूल टाइम होता है ना, तो क्लास फिर शुरू हो जाती है। अगर मैं 2 बजे ही बोलूंगा तो फिर इफेक्टिवली क्लास और 10-15 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो शुरू तो नहीं होती है क्लास 1:45 बजे, लेकिन जब 2 बजे के आसपास का टाइम आता है तो क्लास इफेक्टिवली शुरू हो जाती है, इसलिए उस टाइम का हमें बड़ा फायदा होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग शुरू किया जाए। आप सब लोगों ने अकाउंट्स में क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 पढ़ा है? AS7। वो AS7 किस कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाता है? जिन्होंने भी पढ़ा हो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे, पढ़ना तो उनको है ही। तो अकाउंट्स में AS7 वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाता है। शुरू में मैं आप लोगों को एक चेतावनी, वार्निंग देना चाहता हूं। हमारे कॉस्टिंग में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कॉन्ट्रैक्ट पर, और आपने आंसर में कहीं गलती से लिख दिया AS7, मान लीजिए बस लिख दिया, जल्दबाजी में लिख दिया। हो जाती है गलती कई बार। ये गलती आपको बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। हो सकता है कि आपका आंसर सही होगा, लेकिन ऐसे काट दिया जाएगा इसको। गलती क्या हो गई? क्यों लिखा आपने? ये किस लिए लिखा? जरूरत क्या थी इसे लिखने की? हमारे पास क्या अपनी खुद की पढ़ने वाली बातें कम हैं जो हम किसी दूसरे सब्जेक्ट से कंसेप्ट बोरो करें? देखो, असल में ये ना ईगो का इश्यू है असल में, और कुछ बात नहीं, अहम का सवाल है। कॉस्ट अकाउंटिंग को असल में अपने आप को अलग साबित करना है। तो बार बार जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे मामलों में इंटरफेयर करती है तो हमें लगता है बुरा कि जी ये अपने घर में रहे, हमारे यहां क्यों आ रहे हो भैया? हमारे अपने कंसेप्ट हैं, हमें पढ़ने दीजिए, आप हमें तंग मत करिए, सीधी सी बात। इसलिए अगर आपने AS7 लिख दिया तो ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। सही आंसर होने के बावजूद इसको 0 दिया जाएगा, और हो सकता है बाकी क्वेश्चन में भी जो पेपर चेक करने वाला है ना, वो अपनी खुंदक निकाले बाकी क्वेश्चन से। AS7 से दूरी बना के रखो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हम सीधा किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम बात करना ही नहीं चाहते। हमारे अपने कंसेप्ट्स हैं, हमें पढ़ा जाए। पॉइंट नंबर 1। मैंने एक बात और भी कही है, रिकॉन्सिलिएशन के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं रिविजनरी। क्या एक रिविजनरी क्वेश्चन करने को मैंने रोका था? कौन सा? रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 9, वो अभी भी रुका हुआ है। रिकॉन्सिलिएशन के 2 मेन क्वेश्चन रुके हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, और आपने एक रिविजनरी क्वेश्चन रोका हुआ है, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना? हां, तो लिखेगा नंबर 1, राइट आउट। A contract is a
बिग जॉब। बिग जॉब यानी बड़ा काम। बिग जॉब यानी बड़ा काम। ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए बिग जॉब जनरली रिक्वायरिंग। ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए बिग जॉब जनरली रिक्वायरिंग द एग्जीक्यूशन पीरियड। जनरली रिक्वायरिंग द एग्जीक्यूशन पीरियड ऑफ more than 1 year। more than 1 year। ठीक बात कही ना। एक बिल्डिंग बनाने में या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर 2, 3, 4, 5 साल का टाइम लग जाता है तो ये कौन सी बड़ी बात है। अक्सर 1 साल से ज्यादा का ही टाइम लगता है। वही बात हमने कही है, कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा काम होता है जिसको एग्जीक्यूट करने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है। आगे लिखेगा हाउएवर, लेकिन। हाउएवर, ये अभी पॉइंट नंबर 1 चल रहा है। हाउएवर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी क्लोज्ड। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स must be closed at the end of each accounting year। The books of accounts must be closed at the end of each accounting year, ignoring the percentage of completion of contract। ignoring the percentage of completion of contract। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 4 साल लग गए, 1, 2, 3 और 4, शेयर होल्डर्स ने पूछा डिविडेंड कब बांटोगे। कंपनी ने कहा जी 4 साल के बाद, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हमें हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा, बांट देंगे डिविडेंड। शेयर होल्डर्स ने कहा तो 4 साल तक हम फिर इंतजार करते रहे। ऐसे थोड़ी अकाउंट्स बनाए जाते हैं भाई। अगर हर 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं तो अकाउंट क्लोज हो के रहेंगे। आपका ये बहाना काम नहीं करेगा कि भाई जब बिल्डिंग बनी नहीं, बिल्डिंग पर काम चल रहा है, हम अकाउंट क्लोज कैसे कर सकते। अकाउंट का क्लोज किया जाना कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने पे डिपेंडेंट नहीं है। 31 मार्च आ गई, अकाउंट क्लोज होके रहेंगे, भले ही आपने काम अभी अभी शुरू करा हो या भले ही काम बस खत्म होने वाला हो, हम काम के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे। यही बात हमने पॉइंट नंबर 1 में कही है। बात समझ में आ रही है। एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में अगर 1 से ज्यादा साल लग जाते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे और हर बुक क्लोजिंग की डेट को हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। पहला अकाउंट इस डेट को क्लोज होगा, फिर इस डेट को, फिर इस डेट को, फिर इस डेट को, हर साल अकाउंट क्लोज होंगे। नंबर 2, एक सवाल तो उठेगा ही कि जब काम चल रहा है तो चलते हुए काम में अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है, और अगर अकाउंट बनाया जाए तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यह अपने आप में एक सवाल है ना। काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, और बनती हुई बिल्डिंग से प्रॉफिट कैलकुलेट करें, अपने आप में बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन फिर भी हमें तो डील करना है। पॉइंट नंबर 2 लिखेगा, we are required to prepare a separate account for each contract। We are required to prepare a separate account for each contract for the purpose
for the purpose of calculating the profit or loss, for the purpose of calculating the profit or loss from each such contract, from each such contract. मान लीजिए आपकी इस समय 4 बिल्डिंगें बन रही हैं, 4 कॉन्ट्रैक्ट पर काम चल रहा है, तो क्या करें? हर कॉन्ट्रैक्ट का एक अकाउंट बनाइए। किस लिए? ये जानने के लिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट कितना है और उस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट कितना। ठीक है ना? इसी के आगे लिखेगा द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, comma, so computed, the amount of profit or loss, comma, so computed, फिर comma, is to be transferred to, the profit and loss account, is to be transferred to the profit and loss account of the business organization, हाँ जी। तो जैसे डीएलएफ कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो आजकल बड़ी चर्चा में है, अगर वो ये कहे कि जी एक तो है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 हमारा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, इस समय हमारे टोटल बस ये 3 कॉन्ट्रैक्ट पे काम चल रहा है। हमने कहा फिर आपने हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक अकाउंट बना लिया होगा। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 पर आपने जितने खर्चे करे जरूर वो डेबिट साइड पे लिखे होंगे, इनकम क्रेडिट साइड पे लिखी होगी। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 एंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, हो सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 से प्रॉफिट कमा लिया, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 से आपको लॉस हुआ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 से आपको प्रॉफिट हो गया हो। तो आप कैलकुलेट करिए, इस हिसाब कैलकुलेट करिए कि कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। आप कैलकुलेट करिए और क्या करिएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस है आप उसे अपनी कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करिए। कैसे? मान लीजिए ये डीएलएफ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट कमाया, ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। क्या ये बात सही है? आपने तीसरे से कमाया, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड पर ही जाएगा ना। दूसरे से आपको लॉस हुआ, ये कहां भेज दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। हमने कंपनी से पूछा बताइए आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, तो उनका जवाब क्या होगा? 1 से कमाया जमा तीसरे से कमाया माइनस दूसरे में गवाया, ये जो बैलेंस आएगा ये कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट होगा, और अगर बैलेंस इधर आया तो ये कंपनी का ओवरऑल लॉस होगा। मेरे ख्याल से यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब बात अपने आप में क्लियर है। आपके जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं हर एक अकाउंट बनाइए, हर एक से प्रॉफिट लॉस की फिगर पता करिए, और जो प्रॉफिट लॉस की फिगर है वो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करिए। पॉइंट नंबर 3 लिखा जाए, पॉइंट नंबर 3 लिखा जाए, इट मे बी क्वाइट पॉसिबल दैट it may be quite possible that there are some expenses which cannot be identified with a particular
contract which cannot be identified with a particular contract. Full stop. Such expenses cannot be charged to such contract. Cannot be charged to such contract. Full stop. In fact, it is to be directly charged in. It is to be directly charged in profit and loss account. फिर से डीएलएफ कंपनी का एग्जांपल लेते। डीएलएफ एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उसके शेयर होल्डर्स भी होंगे। शेयर होल्डर्स है तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स भी होंगी। अच्छा, शेयर होल्डर की मीटिंग करना आज की डेट में बड़ा एक्सपेंसिव है, फिर बहुत बड़ा हॉल बुक करना पड़ता। कई लोग तो स्टेडियम भी बुक करते, इतने सारे शेयर होल्डर, फिर वहां खाने पीने का अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, और जितने भी लोग आते हैं हर एक को कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देना पड़ता है। रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं इसको। आए हो तो वापस जाते हुए कुछ लेते जाओ। ये जो इतने सारे खर्चे आपने कर दिए, क्या ये सारे खर्चे मैं कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 की डेबिट साइड पे लिख दूं? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 कहेगा क्यों भाई, मैंने क्या कसूर करा, मेरा खर्चा क्यों? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 का लिख लो। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 से हमने कहा, वो भी नहीं माना। 3 से हमने कहा, वो भी नहीं माना। कंपनी ने कहा जी अब हम क्या करें, खर्चा तो है पर ना 1 ना 2 नंबर पे कोई भी लेने को तैयार नहीं इस खर्चे को, तो बताओ क्या करें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे किसी घर में होता है ना कि कोई घर का खर्चा आ गया, तो बाप ने तीनों बेटों से पूछा, हाँ भाई कौन खर्चा सहन करेगा? तीनों ने मना कर दीजिए, हमारा नहीं है खर्चा। अब बाप करे तो क्या करे, चल किसी का नहीं तो मेरा खर्चा तो है भाई, तो चलो अपने ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो। कंपनी ने हर एक से पूछा, कोई नहीं माना, तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं मानता तो क्या हुआ, हम तो लिखेंगे, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देंगे। तो ये तय हो गया, अगर कोई एक्सपेंडिचर है पर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसे एब्जॉर्ब करने को तैयार नहीं है, तो एब्जॉर्ब तो तब भी होगा, लेकिन वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? P&L अकाउंट। ओके, पॉइंट नंबर 4 लिखेगा। हाँ जी, all expenses relating to the contract, all expenses relating to the contract must be recorded. All expenses relating to the contract must be recorded on the debit side of the contract account. ठीक है ना, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर ही आते हैं ना, हम भी तो वही करें। कॉन्ट्रैक्ट के जितने खर्चे हैं सब कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट साइड पे लिख दीजिए। आगे लिखेगा, द aggregate of such expenses, the aggregate of such expenses are technically known as, the aggregate of such expenses are technically known as inverted commas में लिखेगा, cost of contract to date। आपने लिखा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं, डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस लिखें, फिर उन एक्सपेंसेस का टोटल कर दें, और टोटल को आप क्या नाम दें? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट पर
आज की डेट तक इतनी कॉस्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल से टर्म अपने आप में सही है ना। कल को हो सकता है कि आप ऐसा क्वेश्चन भी डील करें कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली कंप्लीट हो चुका हो, तो आप ऐसी सिचुएशन में ये टू डेट मत लिखिएगा, बाकी आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो काम चल रहा है तो लिखे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, काम खत्म हो गया है तो लिखे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा पॉइंट है। ये हमने लिखा पॉइंट नंबर 4। चलिए पॉइंट नंबर 5 लिखेगा। पॉइंट नंबर 5 लिखेगा, इनकम arising from the contract, income arising from the contract must be recorded. Income arising from the contract must be recorded on the credit side. Must be recorded on the credit side, and it is to be presented. And it is to be presented in the following manner. It is to be presented in the following manner. हाँ, जैसे आप कहते हैं एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर, वैसे इनकम क्रेडिट साइड पर। तो इनकम को क्रेडिट साइड पर लिखिएगा और उसे इस तरीके से प्रेजेंट करिएगा कि जैसा कि हम बता रहे। तो आप अकाउंट बना लीजिए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं तो इनकम को अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखिएगा और कुछ इस ढंग से प्रेजेंट करिएगा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। क्या लिखा आपने, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। अभी और भी कुछ बातें हैं, पर एक सवाल तो यहीं उठ खड़ा उठता है कि जी बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या बात हुई भला, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि काम चल रहा है, पर फिर भी बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। देखिए, हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम कौन है, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर स्पेलिंग CONTRACTOR, और जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है वो कौन है, कॉन्ट्रैक्टी। अगर हम कॉन्ट्रैक्टी के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टी से हमको पैसे मिलने चाहिए भाई, आखिरकार हम उसके लिए काम करेंगे तो बाद में हमें पैसे नहीं देगा। तो अकाउंट्स ये कहते हैं कि पैसे लेने से पहले आप उसको अपना डेटर बनाइए। एंट्री होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट करोगे तभी तो वो आपका डेटर बनेगा, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ऐसा करने से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एंट्री आ जाएगी। आप कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट साइड पर एंट्री अब भी लिख रहे, पर आप पता नहीं क्यों वर्क इन प्रोग्रेस लिख रहे, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ही आपका डेटर है। अच्छा, कल को वो पैसे दे देगा ना, तो वो हमने कब मना किया, पैसे ले लेना उससे और एंट्री पास कर देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। वो तो बात की बात है ना, पैसे देगा नहीं देगा वो तो बात की बात है। पहले आप उसको अपना डेटर बनाइए, फिर उससे कैश रिसीव करिए। अगर ये एंट्री सही है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर बनाया जाए तो क्रेडिट साइड पर क्या लिखा जाना चाहिए, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, जबकि मैं लिख रहा हूं बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो बड़ा सवाल तो यही उठता है पहले कि आखिरकार मैं कॉन्ट्रैक्टी को अपना डेटर क्यों नहीं बना रहा हूं और उसके बदले मैं वर्क इन प्रोग्रेस टर्म क्यों यूज कर रहा हूं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए। कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम कुछ ऐसा है कि जब तक काम खत्म नहीं हो जाता ना,
कोई किसी का डेटर नहीं, कोई किसी का क्रेडिटर नहीं। जैसे मान लीजिए हमने अपने घर में एक प्लम्बर से काम करवाना था। तय हो गया कि यह काम चलेगा 4 घंटे और मैं इस काम के प्लम्बर को दूंगा 400 रुपए। 4 घंटे 400 रुपए, काम खत्म। अच्छा, काम करते हुए 1 घंटा बीत गया तो प्लम्बर हमारे पास आया, कहता जी एक्चुअली मैंने अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने सोचा क्यों ना ब्रेक के दौरान मैं अपने अकाउंट्स बना लूं। हमने कहा कि क्या बात हुई भला, हमारे यहां भी स्टूडेंट ब्रेक्स लेते हैं, ब्रेक्स में तो चाय पीने के लिए जाते, तुम ब्रेक में अकाउंट बनाते हो? कहता हाँ जी हम तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा बताओ फिर मैं क्या कर सकता हूं? कहता जी कुछ सवाल जवाब थे मेरे पास कुछ सवाल हैं, आपके पास जवाब होंगे। कहता जी 1 घंटा हो चुका है, 4 घंटे के 400 रुपए, 1 घंटे के 100 रुपए। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? कहता जी 100 रुपए दो, अगर मैं ना दूं तो? उसने कहा अच्छा सोच लो। क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको अपना डेटर लिख दूंगा। क्या मतलब मैं लिख दूंगा कि मैंने आपसे 100 रुपए लेने, नहीं तो 200 रुपए दो मेरे को, नहीं तो मैं तुम्हें अपने अकाउंट्स में अपना डेटर लिखूंगा और तुम भी अकाउंट्स बनाओ और मुझे अपना क्रेडिटर लिखो। मैं लिखूंगा कि मैंने तुमसे 100 रुपए लेने हैं, तुम लिखो कि तुमने मुझे 100 रुपए देने। हमने कहा भाई साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने 1 घंटे के बाद ब्रेक लिया, आप तो 1-1 मिनट के बाद भी ब्रेक ले सकते थे। फिर पता है क्या हालात होते? 1 घंटे के 100 रुपए, 1 मिनट का 60 से डिवाइड करो, 1.67। हर 1 मिनट के बाद आ जाना मेरे पास। 1 मिनट बीत गया, 1.67 दो, नहीं तो तुम्हें अपना डेटर बना दूंगा। मैंने कहा ये डेटर बना दो, गाली दे रहे हो कि धमकी दे रहे हो? बना दो डेटर। कल को ये मामला 1 सेकंड पर पहुंचेगा। अरे भाई क्या हमारे अकाउंट्स इतने कमजोर हैं? क्या कंसेप्ट इतना कमजोर है कि हर 1 मिनट के बाद, हर 1 सेकंड के बाद लोग एक दूसरे को अपना डेटर और क्रेडिटर बनाना शुरू कर देंगे? क्या ये कंसेप्ट है? क्या डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप इतना कमजोर है कि कोई भी किसी को अपना डेटर और क्रेडिटर बना देता? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अरे इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़ाया गया है, अगर आपने एक एम्प्लॉय को नौकरी पे रखा, महीने के 3000 रुपए आप उसे देते हो, इसका मतलब आप उसे एक दिन के कितने रुपए देते हो? 100 रुपए। अब एम्प्लॉय हर रोज आ जाता है, हम उससे क्या है, कहता जी 100 रुपए लेने हैं आपसे। किस बात के? आज के 100 रुपए। अच्छा कोई बात नहीं, मत दो, लेकिन लिख तो लो। क्या लिख लो? डेटर एंड क्रेडिटर लिख लो कि आपने मुझे देने। ये क्या बात हुई भला? अरे भैया हम नहीं लिखेंगे, नहीं मैंने 1 दिन काम किया, आप मुझे उसको पैसे दो, नहीं तो लिखो कि मैं आपका क्रेडिटर हूं। कंसेप्ट है कि नहीं? कल को आप हॉस्टल में रहते हो, रूम का रेंट 3000, 1 दिन का रेंट 100 रुपए। आपका लैंडलॉर्ड हर रोज आ जाता आपके पास, कहता जी वो 100 रुपए लेने आया हूं। आपने कहा जी हर रोज 100 रुपए दूंगा, महीने के आखिर में 3000 दूंगा ना। कहेगा ठीक है, वो ठीक है, लेकिन लिखो लिखो लिखो। आपको जी इतना तो लिखता रहता हूं क्लास में, और क्या लिखो? लिखो कि मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूं। फिर 2 दिन के बाद फिर आ गया, कहता जी वो 200 रुपए 200 रुपए। 3 दिन के बाद वो दूर से इशारे करने लगा, भाई साहब 300 लेने, 300। क्या कंसेप्ट है ना? आपको इनकम टैक्स एक्ट में एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं ड्यू बेसिस। सुना कभी ड्यू बेसिस? इसका मतलब महीने की आखिरी तारीख को सैलरी ड्यू होगी। अगर आखिरी तारीख को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी न दे तो इसका मतलब हां अब डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर गया। ये हर रोज डेली बेसिस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा,
हर रोज मिनट बेसिस पर, सेकंड बेसिस पर यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। काम पूरा खत्म करिए, पैसे पूरे ले जाइए। ऐसे हर थोड़ी देर बाद आप हमें तंग मत करिए कि ये मेरा डेटर है और ये मेरा क्रेडिटर है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। अगर आपने किसी दर्जी से शर्ट सिलवाने के लिए कपड़ा दिया तो जी वो काम खत्म करे, पैसे पूरे ले जाए। वो आपके घर बीच में नहीं आ सकता, जी आधी शर्ट तो मैंने सिल दी, तो किस लिए आए हो? जी आधे पैसे लेने आए। आधी तो शर्ट मैंने सिल दी ना, तो आधे पैसे के लिए तुम मेरे डेटर बन गए। ये क्या बात हुई भला? ये नहीं हो सकता। सिमिलरली मान लीजिए आपने यहां पटेल नगर से लक्ष्मी नगर जाने के लिए एक ऑटो हायर करा, 50 रुपए में तय हो गया। बीच रास्ते में कहता जी बस आज एक्चुअली बस मुझे यहीं तक आना था, मैं आगे जाना नहीं चाहता जी। हमने पूछा फिर क्या करें? कहता जी 25 रुपए दे दो, क्योंकि मैंने आपको आधा रास्ता तय करवा दिया। 25 रुपए तो आप उसे दोगे नहीं। हाँ, वहां कोई जो पुलिस वाला होगा उसे जरूर बुला लोगे कि देखो भाई ये काम करने का कौन सा तरीका है। जब इसका मेरा एग्रीमेंट हुआ कि लक्ष्मी नगर जाना है तो लक्ष्मी नगर जाना है भाई, बीच रास्ते में कैसे तय कर सकता है? मान लो ऑटो वाला भी लड़ पड़ा, आप भी लड़ पड़े, और आप दोनों का केस अदालत पहुंच गया। अदालत में आपका वकील एक तरफ, उसका वकील एक तरफ। उसके वकील ने दलील दी कि माना लक्ष्मी नगर ले जाने की बात तय हुई थी, पर इस बात से इनकार कैसे किया जा सकता है कि आधा रास्ता इसको हमने तय करवाया, तो आधे पैसे तो बनते। आपका वकील क्या दलील देगा? कि एग्रीमेंट बीच रास्ते में छोड़ने का नहीं था, एग्रीमेंट था कि पूरा रास्ता तय करा जाएगा। आधे अधूरे पैसे नहीं दिए जा सकते। पैसे वापस होंगे तो सारे वापस होंगे, एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? कल को आप फिल्म देखने के लिए जाएं, फिल्म चल रही है, देख रहे हैं आप भी। अच्छा, फिल्म 80% कंप्लीट हो गई, आप देख रहे हैं, अचानक फिल्म उन्होंने रोक दी। उन्होंने कहा जी बस एक्चुअली फिल्म इतनी बनी थी खाली, हमने सोचा चलो इतनी दिखाते। चलो कोई बात नहीं, चूंकि हमने आपको 80% फिल्म दिखा दी है तो प्रोपोर्शनेटली 80% पैसे हमारे बनते हैं। आपने 100 रुपए की टिकट दी, 20 रुपए वापस ले जाइए। आपको 20 रुपए, अब हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब यहां इंडियन पब्लिक अपना रुतबा दिखाएगी कि जी पहले तो हम लोग सारी कुर्सियां फाड़ेंगे और 20 रुपए के हम 2000 मांगेंगे आपसे। आधी फिल्म बताओ। किसी को फिल्म देखते हुए बीच में रोक देना पता है कितना बड़ा गुनाह है? मतलब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि नहीं, कि फिल्म चल रही है और उसको बीच में रोक दिया जाए। वो एक बार लाइट चली जाए तो आप लोगों का कितना शोर शुरू हो जाता है कि इतना महान काम हमारा चल रहा था, बीच रास्ते में रोक दिया गया। तो आप इस बात को समझिए कि जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई किसी का डेटर नहीं, कोई किसी का क्रेडिटर नहीं। इसलिए फैसला किया गया कि एक काम चलाऊ शब्द इस्तेमाल किया जाए, और वो काम चलाऊ शब्द क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। हम वो भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें काम खत्म हो जाएगा, और अगर काम खत्म हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टी को अपना डेटर बनाने में मुझे कोई एतराज नहीं। पर जब तक काम चल रहा है कॉन्ट्रैक्टी हमारा डेटर नहीं है, और इसलिए हम टर्म कौन सा यूज करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। इसके दो हिस्से करे जाएंगे। एक है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, एक है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, दो बातें लिखी आप लोगों ने, लेकिन सवाल 4 है। एक सवाल तो यह है कि यह वर्क सर्टिफाइड क्या होता, दूसरा सवाल वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता, तीसरा सवाल वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू क्यों लिखी गई है, और चौथा सवाल वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट क्यों लिखी जाए। ठीक है ना।
टोटल 4 सवाल बनते हैं। अब इनके जवाब हम ढूंढ के लाएं। आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आप 2 एंट्री लिखते हैं, एक है बाय सेल्स और दूसरा है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या यह बात सच है कि सेल्स आप वैल्यू के तौर पर लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक आप कॉस्ट के तौर पर लिखते हैं? क्या यह बात सच है? तो ये तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो भाई कि आइए सेल की वैल्यू लिखे और क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट लिखे, ये आप बहुत पहले से करते आ रहे हो। तो इसलिए एक वैल्यू होती है और एक कॉस्ट होती है, ये आपके लिए नया कंसेप्ट नहीं है, आप ये काम पहले से करते आ रहे। बस मुझे साबित ये करना है कि जिसको आप वर्क सर्टिफाइड कहते हैं वो सेल्स को रिप्रेजेंट करती है, और जिसको आप वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करती है। बस मुझे यही साबित करना है ना। वैल्यू और कॉस्ट ये तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहे, बस मुझे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड पर अब बहस आगे बढ़ानी। चलिए ठीक है, 2 सवाल तो निबट भी गए, बाकी 2 सवाल रह गए। हाँ, तो मान लीजिए कि ये अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं 31 मार्च 2012 को। 31 मार्च 2012 को ये अकाउंट बनाए जा रहे हैं। तो जरूर आपने डेबिट साइड पर जितने भी एक्सपेंसेस लिखे होंगे, बहुत सारे होंगे, ये सारे वो एक्सपेंसेस होंगे जो 31 मार्च 2012 तक हो चुके हैं, ठीक है ना? क्योंकि क्रेडिट साइड तो बाद में बनती है, पहले तो डेबिट साइड बनी होगी। हां जी, क्या बिल्डिंग देखकर यह बता सकते हैं कि बिल्डिंग कितने परसेंटेज बन चुकी? आपको मैं कोई बिल्डिंग बनती हुई दिखाऊं कि बिल्डिंग देखकर बताओ कितने परसेंटेज बन चुकी है, क्या बता देंगे? नहीं, इसमें क्या है, देखना और बोलना हाँ जी 55% बन गई। वो इतना ही बोलना है तो फिर 55 क्या 55.55% भी बोल देंगे। बोलना ही है तो कुछ भी बोल देंगे। देखो जी, हर आदमी को तुक्का मारने का हक है ना? कोई किसी को रोक तो नहीं रहा। किसी बिल्डिंग को देखकर कोई कह सकता जी 50%, तो कोई कह सकता जी 80% बन चुकी। हर एक का अपना ओपिनियन है, हर किसी को तुक्का मारने का हक है। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा आदमी भी है जिसे तुक्का मारने के लिए सर्टिफाई किया जाता है? मतलब वो जो तुक्का मारता है ना, लोग उस पर विश्वास कर लेते कि हां इसने तुक्का मारा है तो ये तो सही कह रहा होगा। जानते हैं उस आदमी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट। अच्छा, तुक्का वो भी मारता है, लेकिन लोग कहते हैं अच्छा ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा भाई। आर्किटेक्ट, सर्वेयर, बड़े बड़े नाम है उसके। तो जब बिल्डिंग बन रही होती है तो आर्किटेक्ट को फोन किया जाता है, उसे कहा जाता है भाई साहब ऐसा है 31 मार्च 2012 को आप मेरी साइट पर आइएगा और वहां बिल्डिंग की हालत देखकर बताइएगा कि कितने परसेंटेज बिल्डिंग बन गई। मान लीजिए आप एक सर्टिफिकेट पर मुझे लिख कर देते हो, मैं कह रहा हूं सर्टिफिकेट, उस पर आप मुझे लिख कर देते हो, स्टैंप भी लगाते हो कि आज की डेट तक 60% बिल्डिंग बन चुकी है। 60%? मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 10 लाख रुपए का, 60% बिल्डिंग बन चुकी, 10 लाख 60%, 10 लाख 60%, तो मैं लिख दूंगा 6 लाख की बिल्डिंग बन चुकी है, तो मैं इनकम को लिख दूंगा 6 लाख रुपए। मैं ऐसा कर सकता हूं ना? अब बिल्डिंग बन रही है, मैं क्या करूं? मैं बिल्डिंग बनाना जानता हूं, मुझे तो ये बताना ही नहीं आता जी कितने परसेंटेज बिल्डिंग बन चुकी है। अब आर्किटेक्ट कहेगा तभी तो बात बनेगी ना। तो आर्किटेक्ट को फोन किया गया, उसने कहा जी 31 मार्च मुश्किल है, क्योंकि सबने 31 मार्च की डेट दे रखी है। मैं अकेली जान 31 मार्च को हर जगह कैसे रह सकता हूं? तो मैं आपको ना डेट दे देता हूं 15 मार्च की, उसके बाद मैं नहीं आ सकता, बहुत बिजी चल रहा। आपने उससे रिक्वेस्ट करी, नहीं 31 मार्च। उसने कहा अच्छा फिर फोन रखूं क्या?
आपने कहा नहीं हाँ चलो ठीक है 15 मार्च, चलो ठीक है 15 मार्च की डेट दो। आप 15 मार्च को आइए और बिल्डिंग को देखकर बताइए कितने परसेंटेज बिल्डिंग बन गई, उसके बाद बताइएगा आप क्या करें, मजबूरी है। तो वो आर्किटेक्ट 15 मार्च को आया, उसने बिल्डिंग देखी और कहा जी मैं सर्टिफाई करता हूं कि आज की डेट तक 55% बिल्डिंग बन चुकी। ठीक है, आप आए क्रेडिट साइड पर और आपने लिखा हां 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 55% बिल्डिंग बन चुकी है, 10 लाख 55%, 5.5 लाख बिल्डिंग बन चुकी। इतना लिखने के बाद आर्किटेक्ट आया नहीं और हम रुके नहीं। आर्किटेक्ट आया नहीं और हम रुके नहीं, क्योंकि हमने 15 मार्च के बाद काम रोक थोड़ी दिया, हम तो काम करते गए और हम 31 मार्च तक काम करते रहे और डेबिट साइड पर खर्चे 31 मार्च तक लिखे जाते रहे और जाते रहे। अब आखिर में कितनी बड़ी समस्या हो गई। डेबिट साइड कहता है 31 मार्च तक के एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड क्या कह रही है 15 मार्च तक की इनकम। भाई क्या ये कंपैरिजन सही है? क्या 31 मार्च का खर्चा 15 मार्च की इनकम से कंपेयर किया जा सकता है? बात गलत है ना, बात गलत है। अब करें तो क्या करें? हमने इसका एक इलाज निकाला कि डेबिट साइड पर जितने भी खर्चे थे उसको हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक वो खर्चा जो 15 मार्च तक हुआ, दूसरा वो जो 16 मार्च से 31 मार्च तक हुआ, जिसे देखने के लिए आर्किटेक्ट नहीं आया। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? हमने सोचा क्यों ना ये आखिरी के 15 दिनों के खर्चों को मैं काट दूं। मतलब डेबिट साइड पे लिखा है काटा पीटी कर करके आखिरी के 15 दिनों को खर्चे को काट देता हूं। इससे क्या होगा, खर्चा भी 15 मार्च पर आ जाएगा, इनकम भी 15 मार्च। अब ठीक है, लेकिन डेबिट साइड में से काटा पीटी करोगे तो एग्जाम में नंबर कटेंगे। इसका दूसरा तरीका क्या है कि डेबिट साइड पर नहीं काटते, क्रेडिट साइड पर लिख लेते, चल जाएगा। तो क्रेडिट साइड पर दूसरी एंट्री कौन सी आ गई, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। जो काम हमने किया 16 मार्च और 31 मार्च के बीच में हुआ, हम कहते हैं हमने करा, आर्किटेक्ट देखने आया ही नहीं, सर्टिफाई हुआ ही नहीं, अनसर्टिफाइड रह गया। आइए उसकी कॉस्ट को रास्ते से हटा दें। क्या ये बात सही? हम इस समय लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 5, लिखेगा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, यस लिखेगा द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, the amount of profit or loss from the contract, the amount of profit or loss from the contract is to be transferred to the profit and loss account, is to be transferred to the profit and loss account। ये बात तो हम पहले भी कह चुके हैं ना, ये बात हम दूसरी बार कह रहे हैं, पर हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसी के आगे लिखेगा हाउएवर, लेकिन हाउएवर if the contract is not 100% complete, if the contract is not 100% complete, comma, it is not recommended to transfer, it is not recommended to transfer the complete amount of profit, it is not recommended to transfer the complete amount of profit to profit and loss account, to profit and loss account। देखो जी, अगर पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया तो उस पर शेयर होल्डर्स का लीगल राइट हो जाएगा
और शेयर होल्डर्स ने अगर उसको अपने आपस में बांट लिया डिविडेंड के तौर पे, तो कंपनी बाद में फंस सकती, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम दुनिया के सबसे रिस्की काम में गिना जाता है। अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमा लिया है तो डिविडेंड बांटने की जल्दबाजी किस लिए? थोड़े समय के लिए रुक जाओ, अपना डिविडेंड ना थोड़ा कम बांटा करो, बाकी पैसे को ना रोक के रखो। इसको आप लोग रिजर्व बोलते हैं ना, रिजर्व। क्या करोगे रिजर्व का? क्या करेंगे? कल को फ्यूचर में लॉस हो गया तो पता है कंस्ट्रक्शन में 1000 किस्म के रिस्क होते। अरे कल को कोई लॉस हो गया तो ये रिजर्व उस लॉस को एडजस्ट करने के काम आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारी सलाह यह है कि सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाए, क्योंकि अगर वो ट्रांसफर हो गया तो शेयर होल्डर्स उस पर अपना राइट एस्टेब्लिश करेंगे और कंपनी बाद में पछताएगी। तो हम करें क्या? थोड़ा अमाउंट बांटो, बाकी अमाउंट का रिजर्व मेंटेन करो। तो इसी के आगे लिखेगा in fact, it is recommended to transfer only a part of profit to profit and loss account. Only a part of profit to profit and loss account, and the balance amount is to be created as reserve against WIP। क्या लिखा आपने? रिजर्व अगेंस्ट WIP। इसका मतलब आप बैलेंस अमाउंट को ना फ्री रिजर्व क्रिएट करने की गलती मत करिएगा। फ्री रिजर्व समझते हैं ना? जनरल रिजर्व मत क्रिएट कर देना भाई, क्योंकि शेयर होल्डर कहते हैं जनरल रिजर्व तो हमारा ही पैसा होता है। आप उसको क्रिएट करेगा रिजर्व अगेंस्ट WIP, यानी जो काम चल रहा है इसके अगेंस्ट रिजर्व क्रिएट करिए। यानी इस काम में अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो ये रिजर्व सिर्फ और सिर्फ इसी लॉस को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आपने जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया तो शेयर होल्डर कहेगा जी ये तो जनरल रिजर्व तो मेरा ही पैसा है, मैं जब चाहे मर्जी इस पैसे को उठा सकता हूं। इसलिए शेयर होल्डर्स की पकड़ से दूर ले जाइए इस पैसे को। आपको स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करना है, जनरल रिजर्व क्रिएट नहीं करना। ओके, अब मुद्दा यह है कितना पैसा बांटा जा सकता है और कितना पैसा रिजर्व के तौर पे रखना चाहिए। इसमें से किसी एक सवाल का जवाब मिल जाए तो मेरे ख्याल से बात बन गई। अगर हमें यह पता चल जाए कि कितना पैसा बांटा जा सकता है डिविडेंड के तौर पर, तो जो बैलेंस होगा वो रिजर्व हो जाएगा। ठीक बात है ना? तो आप लिखेगा पॉइंट नंबर 7, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट to be transferred to profit and loss account is to be decided on the basis of the information given in the question. Is to be decided on the basis of the information given in the question. तो कंपनी खुद तय करे कि शेयर होल्डर्स को कैसे खुश करना है। लेकिन सवाल यह हो सकता है कि जी अगर क्वेश्चन साइलेंट है या कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं है कि कितना डिविडेंड बांटा जाना चाहिए और कितना रिजर्व क्रिएट किया जाना चाहिए, अगर कंपनी के पास खुद की कोई पॉलिसी नहीं है या जो सवाल हमसे पूछा गया है उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हमको तो फैसला लेना पड़ेगा ना। तो हमारे फैसले लेने का आधार क्या होगा, ये बातें कर लेते हैं। तो लिखेगा however if the question is silent on this matter
if the question is silent on this matter, comma, the amount of profit to be transferred to profit and loss account, the amount of profit to be transferred to profit and loss account is to be decided in the following manner. तो हम आपको एक बात बता जरूर रहे हैं, पर हमारी इस बात को भी तभी पढ़ा जाए जब इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं हो। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप हमारी बात पढ़ लीजिए। दो कॉलम्स हैं, पहले कॉलम की हेडिंग है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट और दूसरे कॉलम की हेडिंग है अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, एक है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू डेट और दूसरा है अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए आज की डेट तक जो काम हुआ है और जो आर्किटेक्ट ने देखा भी है, जो काम हमने करा है और जो आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई करा भी है, वो 25% से कम है। ऐसी सिचुएशन में हमारी सलाह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपने कोई प्रॉफिट कमा लिया तो रखो बिजनेस में, रिजर्व बना लो, शेयर होल्डर में बांट दोगे तो बाद में शेयर होल्डर से जब पैसे मांगने जाओगे तो वो आपको लौटाएंगे क्या? किस बात की जल्दबाजी? इसलिए डिविडेंड मत बांटो, अपने पास पैसे संभाल के रखो। पहली बात तो आपने कोई बहुत ज्यादा काम तो किया है नहीं, तो शेयर होल्डर को खुश करने की आपकी ऐसी कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है भी नहीं। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ मत लेके जाइए, जो प्रॉफिट है उसका रिजर्व क्रिएट करिए, रिजर्व क्रिएट करिए। और अगर आज की डेट तक 25% या उससे ज्यादा काम हो चुका है, बट लेस देन 50%, लेकिन काम 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब ठीक ठाक काम हो गया ना? ठीक ठाक, बहुत ज्यादा काम थोड़ी कर लिया आपने। 50% तो काम हुआ नहीं आपका, हाँ 25% या उससे ज्यादा काम हो चुका है, यानी काम ठीक ठाक हो चुका है। वैसे आर्किटेक्ट क्या ये बात ठीक तरीके से देख के बता सकता है कि बिल्डिंग कितने परसेंटेज बन चुकी है? क्या आपको लगता नहीं कि आर्किटेक्ट भी तुक्का ही मारेगा? बस उसके तुक्के पे विश्वास कर लिया जाता और कोई बात नहीं। अब देखो, इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, कोई अगर हमसे पूछे आज की डेट तक कॉस्टिंग का कितने परसेंटेज सिलेबस हो चुका है, तो क्या हमारे लिए बताना आसान काम है? बहुत मुश्किल है। अब कोई कह सकता है कि जी कॉस्टिंग में अगर 10 चैप्टर पढ़े जाते तो 3 तो हो गए, अच्छा 10 में से 3 हो गए, इसका मतलब 30% सिलेबस तो हो भी गया। इस पर कोई दूसरा स्टूडेंट कह सकता है जी ये क्या बात हुई वाला, ये तो एकदम बेकार ओपिनियन है। ऐसा है जी, सच बताओ ना, चैप्टर हुए 3 और उसमें से ना पेपर में ना 5% से ज्यादा आने वाला नहीं है। 3 के चैप्टर होने से क्या होता है, इसमें से ना पेपर में सिर्फ 5% पेपर आता है इसमें से, तो सिलेबस कितना हो गया? 5%। 3 चैप्टर के होने से क्या होता है? अरे वेटेज देखिए, ये दूसरे स्टूडेंट का ओपिनियन है। तीसरे स्टूडेंट ने कहा अरे यार तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, फालतू में बोलते रहते हो। मेरे से सुनो, मैं बताता हूं। हमने कहा आप भी कह लो भाई। कहता ये ऐसा है, मैं सर बताऊं ना, पूरे कॉस्टिंग में ना 500 क्वेश्चन करने पड़ते हैं।
और आज की डेट तक ना 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। 500 में से 100 क्वेश्चन हो गए जी। इसका मतलब 20% सिलेबस हो गया। 500 में से 100 क्वेश्चन हो गए, 20% सिलेबस हो गया। यानी उसकी नजर में ना इसकी अहमियत है ना इसकी अहमियत है। हर आदमी अपना ओपिनियन देने को तैयार बैठा है। अभी चौथा स्टूडेंट आएगा, ठीक है जी, इन तीनों को कुछ नहीं आता, सही बता रहा हूं। मैं बताता हूं असल में ये जो कॉस्टिंग का सिलेबस है ना, कॉस्टिंग का सिलेबस ये कुल मिलाकर ना 200 घंटे में पढ़ा जाता है। आज की डेट तक ना 30 घंटे पढ़ाई हो गई है। 200 घंटे में से 30 घंटे की पढ़ाई हो गई। कितना सिलेबस हो गया? 15%। मेरा मानना सबसे अच्छा है। फिर 5% आया, कहता है जी तुम चारों को कुछ नहीं आता। मेरी बात सुनो। ऐसा है जी, जो कॉस्टिंग की किताब है ना, ये टोटल कितने पन्नों की किताब है? अरे इतने पन्नों में से ना इतने पन्ने हो चुके, जितने मुंह उतनी बातें। मतलब इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, कोई मुझसे ये पूछ ले कि कॉस्टिंग का आज की डेट में कितना परसेंटेज सिलेबस हो चुका है, मेरे लिए भी बताना मुश्किल है, आपके लिए भी बताना मुश्किल है। कैसे बताया जा सकता है? कोई स्पेसिफिक पैरामीटर थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी बताना तो है ही। इसका अंदाजा ही लगाया जाएगा ना। आर्किटेक्ट अंदाजा लगाता है और उसके अंदाजे के ऊपर मोहर लग जाती है कि हां ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। तो अगर आर्किटेक्ट के हिसाब से 25% या उससे ज्यादा काम हो चुका है, लेकिन 50% काम नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा काम भी नहीं हो गया। ऐसी सिचुएशन में हमारी सलाह है कि शेयर होल्डर में बांटा जाए प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा। 3 रुपए कमा लिए तो 1 रुपए बांट दो, बाकी 2 रुपए रिजर्व संभाल के रखो, फ्यूचर में काम आएगा। इसका मतलब आप कंजर्वेटिव हैं।